अगर मैं तुमको बोलूं तुम्हारे स्टडी टेबल पे सामने चिपका हुआ टाइम टेबल घटिया, वाहियात, कूड़ा, रद्दी और बकवास है, तो ये बात बुरी तो लगेगी, लेकिन ये बात 100% ट्रू है। तो इस वीडियो के अंदर 6 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स की मदद से आपके लिए, जी हां, आपके लिए एक टाइम टेबल बिल्ड करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक टॉपर हैं, एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, ये वीडियो सबके लिए, वो आपको एक और पावरफुल इंसान बनाती है। रामबाण दे रहा हूं आपको, आइजनहोवर मैट्रिक्स, वो तो विद्वान बन जाएगा, 7 डेज में कर सकते हैं। आधी प्रॉब्लम तो लिखते ही सॉल्व हो जाएगी। टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं कि एक डेली लाइफ में एक स्टूडेंट की, एक एवरेज स्टूडेंट के जीवन में क्या क्या काम है जो वो निपटा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखें तो वो स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है। अगर ड्रॉपर बच्चा तो ऑब्वियस बात है नहीं जा रहा। स्कूल या कॉलेज से जो उसे काम मिल रहा है वो कर रहा है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है या कोई भी और फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज है। सेल्फ स्टडी कर रहा है। मैं दोबारा बताऊंगा, सेल्फ स्टडी में होमवर्क करना या फिर असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट फाइल बनाना, पीपीटीज को नोट डाउन करना, ये सेल्फ स्टडी के अंदर नहीं आता है। सोशल मीडिया चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर, जो भी आप चला रहे हो। स्पोर्ट्स या आर्ट या म्यूजिक का शौक है आपको, कुछ बच्चे रोज फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे रोज गिटार बजाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, वो सब हो गया। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ समय बिताना। स्लीप, नींद लेना, जो कि बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्जाम, कभी कभार हमारे जीवन में कुछ एग्जाम्स होते हैं, यूटी पूटी मूटी होते हैं, जो बहुत ज्यादा अर्जेंट होते हैं, वो भी हो गए। ये सेल्फ स्टडी से अलग है, जो आपके सेल्फ स्टडी के स्केड्यूल को कभी कभार बिगाड़ देते हैं। घर का काम हो गया, दूध लेके आना, पानी की टैंकी चेक करना, उबलता हुआ दूध ना गिरने देना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे काम तो ये एवरेज काम है या थोड़े बहुत और जो हर एक बच्चे के जीवन में होते हैं। सबसे पहला रामबाण दे रहा हूं आपको, आइजनहोवर मैट्रिक्स। पहली बात तो आइजनहोवर जी कौन है? तो 34th यूएस प्रेसिडेंट थे। ये अपने काम को बहुत ज्यादा इग्नोर करते थे, लेस इंपॉर्टेंट चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। तो इन्होंने ये एक मैट्रिक्स बनाई थी और मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं। ये पहली टेक्निक है 6 में से जो आपका जीवन बदल सकती है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को समझते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम में ऊपर आ गया इंपॉर्टेंट, यहां पे आ गया नॉट इंपॉर्टेंट। समझा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। ये वाले क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें आएंगी जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी हैं। अब इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, कैसे भैया? कोई मान लो आपका एग्जाम आ गया, एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। अब क्या एग्जाम की तैयारी इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है भैया? अगले हफ्ते ही एग्जाम है, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 4 दिन बाद एग्जाम है। तो वो वाले एग्जाम की तैयारी इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। आपका कोई स्कूल का टेस्ट आ रहा है भैया, नींद पूरी करनी है भैया, 6 से लेके 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है। नींद के ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, लेकिन नींद पूरी लेनी है भैया। इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है भैया। डेली एक्सरसाइज करना है भैया, आपको एक्सरसाइज करना है, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। आज ही करोगे ना, एक हफ्ते के बाद तो एक्सरसाइज नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट भी है भैया। जीवन में अपने सेहत पे ध्यान भी रखना, अर्जेंट भी है। मेडिटेशन भी करनी है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट। अब यहां पे आता है जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट होता है, जैसे कि भैया दूध लेके आना है, दूध लेके आना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंट तो है। किसी की शादी में जाना है, शादी में जाना है। अब शादी तो भैया अर्जेंट है ना, आपके चक्कर में दूल्हा दुल्हन अपनी शादी, बाकी सब जो भी उसके बाद के प्रोसेस होते हैं वो चेंज तो नहीं करेंगे ना। तो भैया अर्जेंट तो है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट अस सपोज भैया कोई फाइल बनानी है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, प्रोजेक्ट सबमिट कराना है तो अर्जेंट है, कल ही देना है, परसों ही देना है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, सर ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये कोई और कर सकता है, ये कोई और कर सकता है। हाँ, कोई असाइनमेंट बनाना है, कोई असाइनमेंट कल देना है। अब असाइनमेंट तो आप ही करोगे ना, बिकॉज असाइनमेंट आपके भलाई के लिए, PYQs है, DPP है, तो आप ही बनाओगे ना। प्रोजेक्ट फाइल आपकी कोई और बना सकता है, आप सबको पता है प्रोजेक्ट फाइल के साथ क्या होता है, ये कोई और कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, देना होगा। अच्छा, नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है।
अब फाइनल एग्जाम मान लेते हैं 8 महीना दूर है, इंपॉर्टेंट तो है, इसके लिए पढ़ना तो है, लेकिन अभी ये उतना अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे कि पेरेंट्स को टाइम देना, आपके एग्जाम चल रहे होंगे, कल यूटी फूटी है, आप आपके पेरेंट्स भी समझेंगे, आप भी समझोगे कि यार ठीक है बच्चा मुझे अभी एक हफ्ता टाइम नहीं दे पा रहा, उसके बाद तो बच्चा अपना ही है। टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पछताओगे, लेकिन ठीक है अर्जेंट नहीं है, आप कह सकते हो एक प्रकार से अर्जेंट नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स को टाइम देना, अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। जैसे कि भैया अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसके ऊपर काम करना, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसको 1 साल टाल दोगे या 6 महीना टाल दोगे या 2 महीना टाल दोगे चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उतना। लेकिन भाई साहब नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये क्या चीजें हो रही हैं? जैसे कि भैया फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना। अब अगेन बेटा यहां पे बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने जा रहा हूं। समय बिताना फ्रेंड्स के साथ 2 प्रकार से होता है। एक तो आप समय बिता रहे हो कुछ प्रोडक्टिव काम करके, मैं यहां पे उन कामों की बात नहीं कर रहा हूं, बेकार की चीजें करना दोस्तों के साथ जो हम सब ने की हैं कभी ना कभी, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। सोशल मीडिया चलाना, सोशल मीडिया में अब यहां पे भी देखो, अगर आप वन शॉट देख रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे दाढ़ी वाले सर को फॉलो कर रखा, ये अलग है। लेकिन अगर आप अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो जिससे आपके जीवन में कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं मिल रहा, तो वो सोशल मीडिया की यहां बात हो रही है, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। कोई मूवी देखना हो गया, अगेन यहां पे मैं फिर से कह रहा हूं मूवीज बहुत सारी जो आपको जीवन में बहुत इंस्पायर कर सकती हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन यहां पे भी बेकार की मूवीज की बात हो रही है जो आपके जीवन में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगी, कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएंगी, बेकार यूजलेस मूवी है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं। ऐसे बहुत सारी और चीजें, ये बस एग्जांपल्स हैं। अब इस मैट्रिक्स का करना क्या है हम लोगों को? तो इस मैट्रिक्स में जो 4 कॉलम है, इसमें से जो नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट वाला कॉलम है, ये भाई साहब आपके टाइम टेबल में, आपके स्केड्यूल में गलती से भी नहीं आना चाहिए, भूल कर भी नहीं आना चाहिए। ये जो नॉट इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, इसको आप किसी और को पास ऑन कर सकते हो। यानी कि ट्राई करो, कोशिश करो कि ये काम आपका कोई और कर ले, इसको स्केड्यूल में मत डालो। अब अगेन यार देखो, पासपोर्ट बनवाने जाना है, मुझे क्यों याद है? बिकॉज मुझे आज ही जाना है। तो पासपोर्ट बनवाने जाना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये काम मैं यहां नहीं डाल सकता, मुझे ही जाना पड़ेगा, फोटो मेरी ही खींचेगी, मुझे ही देश से बाहर जाना है ना, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो आपके बगैर हो सकता है, ये किसी और को पास ऑन कर दो। अब जो स्केड्यूल बनता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, टाइम टेबल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हफ्ते वाला टाइम टेबल, जो आपका वीकली स्केड्यूल होगा, जो आपका हफ्ते वाला टाइम टेबल होगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजें डालनी है। लेकिन भाई साहब जो मंथली प्लानर होंगे, जो हमारे पूरे साल के प्लानर्स होंगे, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होंगी, उसके अंदर आपके ये वाले कॉलम आ जाएंगे, ये वाली चीजें आ जाएंगी कि फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए मैं अप्रैल मई जून, अभी मैं आगे के टेक्निक्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, आपके कॉलम में सबसे ज्यादा चीजें आप कहां भर रहे होगे? तो आंसर है यहां पे। हमें भरनी है ये 2 चीजें, तब जाके एक बेहतर जीवन बनेगा। और स्केड्यूल में इन दोनों चीजों को डालनी है, पहले तो ये ध्यान रखो, टाइम टेबल में सिर्फ ये 2 चीजें होनी चाहिए और कोई नहीं। सेकंड टेक्निक पे चलते हैं। ध्यान रखें 6 की 6 टेक्निक मिलकर हमारे को टाइम टेबल बना के देंगी। और सेकंड टेक्निक है 2 मिनट रूल। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? ये कहता है कंप्लीटिंग टास्क दैट कैन बी डन इन 2 मिनट्स और लेस इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम ऑफ। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में होने वाला है, तो उससे उसी वक्त जब आपके दिमाग में आया खत्म करो और उससे स्केड्यूल में गलती से भी मत डालो। विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको लेट से दिमाग में आया कि मुझे नाखून काटने हैं, उसी वक्त काट के उस काम को खत्म कर दो। आपके दिमाग में आया कि मुझे पानी पीना है, उसी वक्त पी, क्योंकि पानी आजकल एक प्यास के रूप में नहीं, एक हेल्थ के रूप में पिया जाना शुरू हो चुका है। अगर आपको याद आया कि पानी पीना है, उसी वक्त पिए खत्म करो। अगर आपको याद आया कि मुझे उस कॉपी पे कवर चढ़ाना है, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, उसी वक्त खत्म करो, उसे स्केड्यूल में गलती से मत डालो। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका स्केड्यूल बहुत छोटा दिखेगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे इतने ही काम करने हैं बस, क्योंकि छोटे छोटे काम स्केड्यूल में डालने से वो और बड़ा हो जाएगा और बेकार लगेगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप अपने जीवन में छोटे छोटे काम उसी वक्त करोगे, तो ये आपके हैबिट का पार्ट बन जाएंगे और जो चीज आपके जीवन में एक हैबिट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको एक और पावरफुल इंसान बनाती है। और ध्यान रखना, छोटे छोटे काम जब आप समय पे करके छोड़ दोगे, तो आप कंप्लीट टास्क करने के लिए आपको और मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने आज देखो यार नाखून भी काट लिए, सुबह से मैंने कितना सारा काम कर लिया, नाखून भी काट लिए, कवर भी चढ़ा लिया,
नहा भी लिया टाइम पे, पानी भी मैंने अपना इनटेक पूरा कर लिया, बैलेंस डाइट भी खा ली, प्रोटीन भी ले लिया, छोटी छोटी चीजें पूरी होंगी तो बड़े टास्क करने के लिए और मोटिवेशन होगी। तो 2 मिनट या उससे कम होने वाले काम टालने नहीं है, उसी वक्त निपटा देना जब दिमाग में आए। हमारी अगली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक एक्चुअली में आपके काम को अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड करने की है। याद रहे, इन सारी टेक्निक्स को मिला के हम अपने टाइम टेबल को डिजाइन करेंगे मिलके। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है? ये कहती है कि आप अपने काम को लेट से 25 मिनट के स्लॉट्स में बांट दो। ये जो टाइम है अभी हम बात करेंगे हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये टेक्निक का हिसाब किताब कहता है कि 25 मिनट के टाइम, 25 मिनट काम करो, 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक दे दो। और जैसे ही आपके 25 इंटू में 4 स्लॉट्स हो जाए, यानी कि 25 इंटू में 4 स्लॉट्स आप बना दो, उसके बाद आप एक अपने आप को लॉन्ग ब्रेक दो, यानी कि एक बड़ी ब्रेक दो। अब ये 25 मिनट को दिल पे मत लगाना, अभी टाइम टेबल में टॉपर, एवरेज, बिलो एवरेज सबके लिए अलग अलग तरीके से बात करने वाले हैं। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक का कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म पे बैठो। चलो दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या 1 घंटा लगातार हिंदुस्तान का 90% बच्चा 1 घंटा लगातार बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकता है? भाई साहब, वो तो विद्वान बन जाएगा जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ध्यान कहीं इधर उधर ना जा रहा हो, कोई रील ना चल रही हो, कोई उसके ख्याल ना आ रहा हो। इम्पॉसिबल। तो 1 घंटा पढ़ाई करते हुए भी एक्चुअली में आपका आउटपुट आधे घंटे का ही आ रहा है, तो क्यों ना 25-25 मिनट को बांटे, 5 मिनट का गैप दे, फिर 25 मिनट, फिर 5, फिर 25 मिनट, फिर 5, 4 स्लॉट्स के बाद हम लोग एक लंबा ब्रेक दे। तो इस टेक्निक को भी ध्यान में रखना, ये टाइम सबके लिए अलग अलग होगा, किसी के लिए 25 से कम, किसी के लिए 25 से ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। और हाँ, पोमोडोरो टेक्निक के लिए पोमोडोरो क्लॉक भी आती है। मैं वो तो नहीं कहूंगा खरीदने के लिए, आप सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, 25 मिनट का टाइमर लगाओ और कसम खा लो अपने सपनों की, अपने माँ बाप के सपनों की, गोल्स की, कि भैया 25 मिनट से पहले मैं ध्यान भटकाऊंगा नहीं, कहीं पे ध्यान रहेगा। अगली टेक्निक यानी कि लॉ, पार्किंसंस लॉ। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। चलो एक सवाल पूछता हूं, अगर स्कूल के अंदर असाइनमेंट सबमिट कराने की लास्ट डेट 12th है, तो आप असाइनमेंट कब सबमिट कराओगे? आप प्रोजेक्ट फाइल कब सबमिट कराओगे? तो अगेन मोस्ट ऑफ दी बच्चे 11 या 12 तारीख को सबमिट कराएंगे, क्योंकि डेडलाइन जो है वो 11 और 12 तारीख की है। आपके टीचर ने फर्स्ट को बोल दिया था कि भैया लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिट कराने की 12 तारीख होगी। आप उसको फर्स्ट को भी करवा सकते थे, सेकंड को भी करवा सकते थे, थर्ड को भी करवा सकते थे, काम 6 घंटे का ही था। लेकिन आपके दिमाग में डेट क्या चल रही थी? 12th। तो आपने 11th या फिर मोस्टली बच्चा जो है वो 12th को ही असाइनमेंट सबमिट करवाएगा। उशांक सर के एक फ्रेंड थे, पुनीत थे, क्या मतलब है, उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे। कसम से कह रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, उनके फादर ने हमें एक बात बताई कि हमें जो काम दिया जाता है 1 महीने का काम, वो काम हम चाहें तो 1 हफ्ते में यानी 7 डेज में कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मिलता ही 1 महीना का काम है तो हम चिल मार के करते हैं, चाय पीते रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, बिकॉज 1 महीने का समय है उनके पास। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम गिवन टू कंप्लीट इट। अगर आपने अपने काम को करने के लिए 20 दिन दिए हैं तो भैया वो 20 दिन में ही होगा। अगर आपने उसको 10 दिन दिए हैं तो वो 10 दिन में होगा, और अगर आपने उसको 1 महीना दे दिया तो वो 1 महीने से पहले नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई टाइम टेबल हम डिजाइन करेंगे अभी, या कोई भी स्केड्यूल बनाएंगे, हमेशा डेडलाइन रखेंगे सबसे पहली बात, और डेडलाइंस को छोटे से छोटा रखेंगे। अगर आपको लगता है, लेट अस सपोज कोई भी क्लास का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं आपको लगता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप 14 दिन में पूरा कर लोगे। मान लेते हैं, एक रेफरेंस ले रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी को होने में 3 दिन लगते हैं। मान लो आप कहते हो कि एक पर्टिकुलर यूनिट करने में मुझे 14 दिन लगेंगे। नहीं भाई नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे और हम उसको 7 दिन देंगे डेडलाइन में। मेरा यकीन मानो वो 7 दिन में हो जाएगा। मेरा यकीन मानो वो 7 दिन में करने लायक आप बन जाओगे, अगर आप एक डेडलाइन दे दोगे। सर डेडलाइन तो दे देंगे, लेकिन उससे पूरा कैसे होगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन पार्किंसंस लॉ कहता है डेडलाइन बनाओ, छोटी से छोटी बनाओ, बिकॉज जितना बड़ा, जितनी दूर की डेडलाइन बनाओगे, काम उतने ही समय में आपका पूरा होगा। 5वीं टेक्निक यानी कि लॉ, जिसका नाम है किडलिंस लॉ, और इस लॉ को मैंने बचपन से लेके
कॉलेज लाइफ तक कभी भी ट्राई नहीं किया, मुझे लगता था ये यूजलेस है, बकवास है। लेकिन फिर हमारी टीम में एक सर जुड़े जिनका नाम था ज्ञानेंद्र सर। उन्होंने मुझे एक जर्नल दिया और उस जर्नल में था कि आप अपनी डे टू डे लाइफ की चीजों को लिखो जो आपको आज पूरी करनी है, और एक कॉलम था जहां पे आपको प्रॉब्लम्स को लिखना था अपनी। और भाई साहब किडलिंस लॉ उसी के ऊपर है, बड़ी गहरी बात है। इफ यू कैन राइट डाउन द प्रॉब्लम क्लियरली, अगर आपको किस चीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप उसे साफ शब्दों में लिख दोगे तो वो आधी प्रॉब्लम तो लिखते ही सॉल्व हो जाएगी। लेट अस सपोज आप अपने साफ साफ शब्दों में लिख दोगे, टाइम टेबल अभी हम बनाएंगे जब, कि भैया मुझे कहां कहां दिक्कत आ रही है। जब आपके सामने दिक्कत होगी, लेट अस सपोज सब बच्चों का हर एक सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे मान लो आपका फिजिक्स स्ट्रांग है लेकिन केमिस्ट्री आपका कमजोर है। अगर आपने क्लियर शब्दों में लिख दिया ना कि केमिस्ट्री में आपका क्या कमजोर है, कौन सा हिस्सा कमजोर है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कमजोर है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी क्या रीजनिंग क्वेश्चन आपके गड़बड़ा जाते हैं, या वर्ड प्रॉब्लम्स आपके गड़बड़ाते हैं, या कन्वर्जन या रिएक्शन याद करना, क्या दिक्कत है। अगर आप साफ साफ लिख दोगे तो आधी प्रॉब्लम लिखते ही सॉल्व हो जाए। कैसे कैसे सर ये? देखो सुनो, जब हम एक अलग जगह पे, देखो लिखते वक्त मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल होता है। लिख रहे हो, बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आपका फोकस बढ़ जाता है। मैंने आपको शायद एक कहानी बताई थी, एक बार एक मंदिर के अंदर एक अंकल एक पेज पे राम 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 लिखे जा रहे थे। तो मेरी ना क्यूरियोसिटी होती है ऐसे लोगों से बात करना। मैंने उनसे आके पूछा, मैंने कहा सर आप राम राम बोल भी सकते हो ना, तो लिखने की क्या जरूरत है, पेज भी वेस्ट हो रहा है, पेन भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जब हम सिर्फ राम राम बोलते हैं तो हमारा एक ही सेंस इस्तेमाल हो रहा है। हमारी आंखें, हमारा स्किन जो टच कर सकती है, ये सारे दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि हमारा फोकस डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर मैं छू के राम लिखूंगा, उसको देखूंगा, बोलूंगा, तो मेरे मैक्सिमम सेंसेस एक पर्टिकुलर टास्क पे लगेंगे और मेरा फोकस बढ़ेगा। ये मैंने मल्टीटास्किंग वाली वीडियो में बताया भी था, पिछली वाली वीडियो में, कि मल्टीटास्किंग एक गंदी चीज है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को दिल से, दिमाग से लिख देते हो तो लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी कि यार मेरे को इसके लिए करना क्या है, मैं इसके लिए क्या करूं। ऑब्वियस सी बात है, बाकी आधी प्रॉब्लम करने से होगी, एक्सपर्ट्स की राय लेने से होगी, लेकिन मुझे पता है आधी प्रॉब्लम का आंसर आपके अंदर ही छुपा हुआ है। ये कहता है किडलिंस लॉ, लिख दो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। आखिरी टेक्निक है +-1 आवर, बहुत फेमस, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक। मैं इस टेक्निक का बहुत बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मैं कभी इसको अपने जीवन में अमल नहीं कर पाया। झूठ नहीं बोलूंगा, शायद मेरे जीवन में बहुत सारा काम मेरे मोबाइल फोन का है, बट आप सब अगर अपने जीवन में इसको अमल कर लेते हो तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। +-1 आवर का मतलब क्या होता है कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, सोने से पहले यानी बिफोर बेड, इसमें से अर्ली मॉर्निंग वाला हिस्सा तो मैंने क्रैक कर लिया, बस ये वाला मैं क्रैक नहीं कर पाता। +-1 आवर का मतलब है कि भैया सुबह उठते ही पहले 1 घंटे आपको कोई गैजेट, मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप नहीं चलाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह के 1 घंटे अपने पूरे दिन को विजुलाइज करना है। चाहे आप उस दौरान एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप ब्रश कर रहे हो, चाहे आप धूप, बालकनी में जाके धूप सेक रहे हो, या छत पे जा रहे हो, जो मर्जी, योगा कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन शुरू के 1 घंटे आपको किसी भी मोबाइल फोन, गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है। और सोने से पहले 1 घंटा मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं कोशिश करूंगा मैं भी इस पे अमल कर पाऊं। लेकिन अगर आपने सुबह +1 -1 आवर, अगर आपने अपने मोबाइल फोन्स को बाहर रखा, तो सोने से पहले आप पूरे दिन को एनालाइज करो कि मैंने आज पूरे दिन में क्या अपने एफिशिएंसी पे काम किया, क्या मैंने आउटपुट दिया कि नहीं दिया। और अर्ली मॉर्निंग में पूरे दिन को प्लान करो कि आज मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन कोई मोबाइल फोन, कोई गैजेट नहीं, सब आपसे दूर होना चाहिए। पूरे दिन में हम अभी आपको टाइम टेबल में समय निकालेंगे मोबाइल फोन चलाने का, लैपटॉप चलाने का, लेकिन +-1 आवर में तो बिल्कुल टच भी नहीं कर। फाइनली आते हैं मेन चीज पे, और वो है एक टाइम टेबल। अब मैंने वीडियो की शुरू में क्या कहा था आपसे कि आपका जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल ही बकवास है। ऐसा क्यों? जीवन में सबने, मैंने भी, आपके पेरेंट्स ने भी, आपने भी, और आपके बच्चों ने भी, और उनके बच्चे भी ये टाइम टेबल जरूर बनाते हैं कि मैं सुबह उठूंगा, इतने से इतने बजे वॉशरूम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, इतने से इतने बजे ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना ढमकाना। ये टाइम टेबल 2-4 दिन बहुत अच्छा साउंड करता है, बहुत प्यारा साउंड भी करता है,
लेकिन जिस दिन एक दिन आप लेट उठ गए, या एक दिन स्कूल का एक्स्ट्रा काम आ गया, या एक दिन भाई की शादी में जाना पड़ गया, जबरदस्ती बहन की शादी में जाना पड़ गया, वहां आपका ना स्केड्यूल बिगड़ जाता है। और स्केड्यूल बिगड़ता है तो पूरे दिन आप वो आगे का स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगले दिन का, और जब 2-4 दिन आपका स्केड्यूल फॉलो नहीं होता, आपको लगता है ये टाइम टेबल, ये स्केड्यूल तो मैं फॉलो कर ही नहीं सकता, और वो बन जाता है एक रद्दी का पेपर। अब एक टाइम टेबल कैसे बनाना है? सबसे पहली चीज आपको यह डिसाइड करना होगा खुद से कि आप एक टॉपर बच्चे हो, आप एक एवरेज बच्चे हो, और आप एक बिलो एवरेज बच्चे हो। अगर आप टॉपर, एवरेज और बिलो एवरेज, यहाँ पे दो चीजों पे डिसाइड हो रहा है, एक आपके पढ़ने की हैबिट्स और एक आपके स्कूल में या प्रीवियस ईयर्स में क्या मार्क्स रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई और समय ये दोनों आपस में हर वक्त डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट जनरली एक टॉपर बच्चा, उसके वर्किंग आवर्स, उसके सेल्फ स्टडी आवर्स रिलेटिवली काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एक बिलो एवरेज। तो अगर आप दिन में मैक्सिमम 1 घंटा सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो मैं आपको इस कैटेगरी में डालूंगा। 2 घंटे के आसपास अगर आप कर पा रहे हो तो आप एवरेज हो। अगेन 2 घंटे पढ़ने के बाद भी बच्चा टॉपर हो सकता है। और अगर आप दिन में 4 घंटे, एग्जाम्स के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 3 से लेकर 4 घंटे प्रॉपर सेल्फ स्टडी को दे पा रहे हो तो आप टॉपर हो। अगेन मार्क्स भी डिसाइड होंगे, मार्क्स पे मैं जाना चाहूंगा नहीं अभी। तो पहले तो ये डिसाइड करो। सेकेंडली, आप ये भी देखना इस टाइम टेबल के दौरान कि आप अटेंडिंग, यानी आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, कॉलेज जाने वाले बच्चे हो, या आप नॉन अटेंडिंग कोई ड्रॉपर हो। अगर आप कोई ड्रॉपर हो, नॉन अटेंडिंग बच्चे हो जो स्कूल नहीं जाता, तो उसके लिए ये टाइम टेबल बहुत फ्लक्चुएट करेगा। अगेन मैंने कहा था कि मैं आपका टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, हम मिलकर टाइम टेबल बनाएंगे आपका। आओ जरा समझे। लेट अस सपोज आप उठे 6 बजे। अगेन ये बहुत रेफरेंस टाइम है, किसी की आदत 7 बजे होगी, एकदम से 6 बजे नहीं हो सकती, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का मतलब है स्कूल कॉलेज जाने से पहले वाले समय में आप फ्रेश हो गए, आपने एक्सरसाइज कर ली, मॉर्निंग में आप अपने स्कूल चले गए। नॉन अटेंडिंग बच्चे हो तो हो सकता है आपकी कोई ऑनलाइन वाली क्लास चल रही हो, है ना। आफ्टरनून में आप आए, आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच वगैरह किया। इवनिंग में मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपने ट्यूशंस या अपनी कोचिंग क्लासेस चले गए। तो बेसिकली अब जो समय बचता है, ये फैक्ट है, स्कूल जाने वाले बच्चे के जीवन में यही वो समय है जिसका उसे टाइम टेबल बनाना है। इवनिंग, लेट इवनिंग से मेरा कहने का मतलब है कि लगभग आप 8 बजे तक फ्री हो गए। टाइम टेबल में टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल में टास्क होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भैया? आपको अपने स्केड्यूल में 2 प्रकार से प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपकी आ गई वीकली प्लानिंग, और उसके बाद आ गई आपकी डेली प्लानिंग। यह प्लानिंग आपके लिए कोई भी इंसान नहीं कर सकता, यह आपको ही करना पड़ेगा। अब यहां पे लगेंगे आपके 2 लॉ, एक है पार्किंसंस लॉ और एक है पोमोडोरो टेक्निक। पार्किंसंस लॉ के हिसाब से आप अपने डेली और वीकली डेडलाइंस डिसाइड करोगे। जैसे आपने डेली में डिसाइड कर लिया कि मैं चैप्टर 1 को आज खत्म करूंगा ही करूंगा, भले मैं 6 घंटे के बजाय मुझे 4 घंटे की नींद लेनी पड़ जाए, भले मुझे रात का खाना छोड़ जाए। बेटा एक दिन खाना नहीं खाओगे मरेगा नहीं कोई, समझ गए। लेकिन अगर आपने एक दिन खाना छोड़ के अपना डेली स्केड्यूल पूरा कर लिया ना, तो अगले दिन की क्या मोटिवेशन होगी आपको अंदाजा भी नहीं है। सेकंड है ना भैया, डेली टास्क बना दिया कि आज मैं चैप्टर 1 करूंगा, आज मैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के सारे सवाल बनाऊंगा। ये डेडलाइन डेली की डेडलाइन है। वीकली डेडलाइन भी हो सकती है और मंथली डेडलाइन भी हो सकती है। वीकली डेडलाइन का मतलब क्या है? डेडलाइन बना लो कि भैया इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपनी सारी की सारी ऑर्गेनिक को रिवाइज कर लूंगा, या फिर इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर लूंगा। अगेन बेटा ये कोई नहीं बना सकता आपके अलावा। अगर आपको लगता है कि आपको उस काम को करने में x डेज लगेंगे, मेरा यकीन मान लो x/2 डेज का समय दो, डेडलाइन दो, है ना। मान लो आपको लगता है 5 दिन लगेंगे भैया, आप उसको 3 दिन दो। अरे भैया 4 में हो जाएगा, लेकिन 5 से तो कम में ही होगा ना। बात समझ में आ रही है? अरे सर मैं एक दिन तो यहां पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन पूरा का पूरा वेडनेसडे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोई बात नहीं। डेली वाला स्केड्यूल बिगड़ सकता है, लेकिन हफ्ते और महीने वाला स्केड्यूल नहीं बढ़ेगा। अरे भैया संडे आ गया ना, संडे आ गया, संडे को ये जो दिन छूटा था इसका आपको टास्क पूरा
करना है भैया, कसम खानी है, वीकली टास्क पूरा होना चाहिए। तभी मैंने बोला है टाइम नहीं टास्क आने चाहिए, आपके स्केड्यूल में टास्क आने चाहिए। में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये फिर भी हमें एक रफ स्केड्यूल बना के दे दो। ऑल्दो मैं फिर कह रहा हूं ये जो रफ स्केड्यूल है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट फिर भी एक टेम्पलेट फॉर्म में अगर बात करें तो हमारे पास पहला स्लॉट है, दूसरा स्लॉट है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा है। जो लास्ट स्लॉट है यानी 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज आपका कुछ ना कुछ काम बचा रह सकता है। कोई ऐसा काम अगेन जो आपको ही करना है, कल सबमिट कराना है, या कोई इनमें से कोई स्लॉट में आपका टाइम कम पड़ गया, वो सारा लास्ट वाले स्लॉट के लिए बचा रहा हूं। तो आप देखो तो आपके पास 6 स्लॉट्स बचते हैं +1। तो 6 स्लॉट्स में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि भैया MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और TTS यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, बिकॉज संडे तो बहुत अलग स्केड्यूल होगा, बैकलॉग वगैरह पूरा कर लोगे या जो नहीं बचा। अब MWF आपके पास मेनली कितने सब्जेक्ट्स होंगे जो मेनली पढ़ने वाले होते हैं? वो 3 या 4 होते हैं। मेनली तो 3 ही होते हैं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो होगी। और अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है तो उसके लिए मैथ्स, साइंस होगा और एक SST होगा, बिकॉज हिंदी इंग्लिश रेगुलर पढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं, सच्चाई है जीवन की, आपको पता है। अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप क्या कर सकते हो, 3 सब्जेक्ट अगर आपके मेन पढ़ने वाले तो उन 3 में से कोई एक पक्का होगा जो आपका कमजोर होगा। तो आप इसे कैसे बोलो, देखो सब्जेक्ट 1 1 1, पहले 3 स्लॉट में सब्जेक्ट 1 को टाइम दोगे, अगले 3 स्लॉट्स में सब्जेक्ट 2 को टाइम दोगे। यह मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में अगर आपका सब्जेक्ट 1 कमजोर है तो TTS में भी पहले 3 स्लॉट में आप वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और फिर सेकंड के 3 स्लॉट्स के अंदर आप अपना तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। रेफरेंस के तौर पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये 3 स्लॉट्स में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो अगर फिजिक्स कमजोर है, और ये 3 स्लॉट्स में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। TTS में फिर से इन 3 स्लॉट्स में आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो बिकॉज कमजोर है, रोज पढ़नी है, लेकिन इन 3 स्लॉट्स में आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अब आप बायो पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो, जो भी आपका अगला सब्जेक्ट है। अगेन ये फ्लक्चुएट होगा। अगर आपका कल पेपर और 4-5 चैप्टर आ रहे हैं तो हो सकता है आपको 6 के 6 स्लॉट्स में फिजिक्स ही पढ़नी पड़ जाए, लेकिन क्योंकि आपने अपने आपको एक डेडलाइन दी होगी तो वो डेडलाइन पूरी करने के लिए आप संडे को टाइम निकालोगे, किस दिन स्कूल नहीं जाओगे, तो वो ओवरऑल पूरा हो जाएगा। बच्चा अक्सर 8 से 10:30 या 10 क्या कर रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, फाइल बना रहा है, टेप रहा है। सबसे बड़ी गलती है वो काम किसी और से कराओ अगर पॉसिबल है तो। सबसे बड़ी गलती है इस काम में, आप इस टाइम में आप फाइल बना रहे हो, कवर चढ़ा रहे हो, बैग बना रहे हो, ये काम किसी और के भरोसे डाल दो, क्योंकि ये काम आपका होना चाहिए सेल्फ स्टडी का। स्कूल का होमवर्क कब करेंगे, इन टाइम में करो। मैं भी 12 साल स्कूल पढ़ चुका हूं, मुझे ये पता है। आपके सारे के सारे पीरियड नहीं लग रहे स्कूल में। स्कूल का होमवर्क आपको यही निपटाना है, अगर वो भी कौन सा वाला जो आप ही कर सकते हो। समझ लो, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, आप ही को करना है। जो आपका अलावा कोई कर सकता है उसे तो भैया डेलीगेट कर दो। हाइजेनहोवर मैट्रिक्स में आपको जो काम करने हैं वो ये वाले हैं और ये वाले हैं। अगर आप कल का स्केड्यूल आज बना रहे हो ये वाली चीजें डालनी है, और अगर आप 1 महीने का स्केड्यूल एक साथ बना रहे हो तो ये वाली चीजें भी आ जाएंगी। क्या मुझे 2 मिनट रूल के हिसाब से अपने स्केड्यूल में बाकी सारी चीजें नहीं, जो 5 मिनट का गैप आपने अपने 2 25-25 मिनट के स्लॉट में दिए उनमें आप बेसिक काम कर सकते हो। पेंसिल शॉर्प करना, कूड़ा फेंक के आना, नाखून काट लेना, क्योंकि वो माइंड फ्रेश करने वाले काम है। और 5-5 मिनट के स्लॉट में आप गाने सुन सकते हो, सोशल मीडिया भी चला सकते हो, बिल्कुल चिल वाली बात है। उस 5 मिनट में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कम बात, ऐसा कुछ नहीं कि अगले वाले 25 मिनट आपके बर्बाद हो जाएं। कहीं उन 5 मिनट में उससे बात करना शुरू कर दो जिससे बात करते करते अगले 25 मिनट कब निकल जाए ये भी पता ना लगे। ध्यान दे रहे हो ना, तो अगले 25 मिनट पे भी ध्यान आपको रखना होगा। किटलेंस लॉ की, तो किटलेंस लॉ मुझे यहां पे कैसे लगाना है आप सुनो ध्यान से। जब आप अपनी सारी किताबें पढ़ाई बंद करने वाले हो सोने से पहले का जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको 10 मिनट अपने डायरी में अपनी एक जगह पे ये लिखना है कि आज के पूरे दिन में आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई पढ़ाई को लेके, कौन से हिस्से में आप सबसे ज्यादा अटके, कौन से टॉपिक के सवाल सबसे कम बने। और भैया जब इसके साथ सोगे ना तो सुबह उठते ही आपको पता होगा कि मुझे अगले दिन इन प्रॉब्लम्स पे सबसे ज्यादा समय देना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है। कोई फायदा नहीं है मैं सेकंड चैप्टर पे पहुंच जाऊं, मेरा पहला चैप्टर ही पूरा ना हो। कसम खा लो, सोने से 10 मिनट पहले आप किटलेंस लॉ को फॉलो करोगे और अपने जीवन की जितनी पूरे दिन की प्रॉब्लम है, मैं ऑब्वियस सी बात है बेटा बाकी सारी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई की बात कर रहा हूं। जीवन में सबके बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मेरे हिसाब से
इतनी नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि आप अपना खुद का एक प्रॉपर स्केड्यूल बना सको। अगर स्केड्यूल बनाने के बावजूद भी फॉलो करने की मोटिवेशन नहीं आ रही है तो इससे पहले 3 वीडियोस डाली हैं, जाके चेक करो, जिसमें से एक है 7 जापानीज टेक्निक्स, तो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। बाकी फोकस बढ़ाने के ऊपर और वीडियोस लेके आऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपका टाइम टेबल तैयार हो जाए, आप उस टाइम टेबल को तैयार करके प्यारे से टाइम टेबल को, सुंदर होगा तो देखने का मन करेगा, गहरी बात है, गहरी बात, सुंदर चीजें देखने का मन करता है, उसको सामने चिपकाना, फोटो खींचना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो ये जो 5 मिनट के गैप हैं, इनमें आपको सोशल मीडिया चला रहे हो, ashu.ghai ASHU.GHAI टैग कर देना, मैं शेयर जरूर करूंगा कि बच्चे मेहनत करना शुरू हो गए हैं। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर ये वीडियो यूनिक और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर छोड़ देना। थैंक यू सो मच।